एंड वेलकम टू वेकअप। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का मिड टर्म का पेपर जो आपको 29 सितंबर में पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन है, व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिमूव एंड द कलर ऑफ सॉल्ट चेंजेस टू। अगर हम फेरस सल्फेट की क्रिस्टल को हीट करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि वाटर सारा रिमूव हो जाएगा। ऑब्वियसली किसी भी क्रिस्टल को आप हीट करोगे तो उसके अंदर का सारा पानी उड़ जाएगा। तो जो बचा हुआ कंपाउंड हमारे पास बचेगा यानी कि FeSO4 जो बचेगा उसका कलर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, वाइट। यहाँ पर FeSO4 क्रिस्टल का मतलब होता है बच्चों FeSO4.XH2O। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिवन है, इट मीन्स यहाँ पर जो x की वैल्यू है ना बच्चों ये है 7। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, एक फेरस सल्फेट का क्रिस्टल बन गया। अगर आप इसको हीट करोगे बच्चों तो आपके पास जो फॉर्म होगा ना दैट इज़ FeSO4 प्लस 7H2O रिमूव हो जाएगा, ये सब उड़ जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, FeSO4, इसका कलर होता है वाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट विल गिव सिल्वर प्लस जिंक नाइट्रेट। तो बच्चों इस रिएक्शन में जिंक ने क्या किया, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पर लगकर क्या बनाया, जिंक नाइट्रेट बनाया। सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज दी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब है जिसको आप स्मेल से पता लगा सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनियन। बच्चों टर्मरिक और लिटमस जो हैं वो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं और जो आपका फिनफ्थिलिन है दिस इज़ द केमिकल, आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड इंडिकेटर। ठीक है, नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ओवर द आयरन आर्टिकल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोरोजन इज कॉल्ड। जब भी हम एक थिन लेयर लगाते हैं जिंक की तो उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं ना। जैसे कि आपका नमक है, नमक जो है वो आयनिक कंपाउंड है तो वो पानी में सॉल्यूबल होता है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, याद रखना जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके पास मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कब, जब वो मॉल्टन स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे आयनिक कंपाउंड मॉल्टन स्टेट में हैं तो वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट बाय द प्लांट्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। तो जो पत्तियां गिर जाती हैं वो भी एक तरीके का वेस्ट मटेरियल होता है, ये तो सही बात है। प्लांट एक्सक्रीट गैशियस वेस्ट लाइक ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये भी करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो ऑक्सीजन जो है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है। देन जो हमारी प्लांट्स की रूट होती हैं एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस, वो भी कुछ वेस्ट सब्सटेंस रिलीज़ करती हैं सॉइल के अराउंड, सही बात है। नेक्स्ट हमसे पूछा है, मैनी प्लांट वेस्ट आर स्टोर्ड इन लाइजोसोम। तो प्लांट का वेस्ट बच्चों लाइजोसोम में स्टोर नहीं होता। ठीक है, दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन वेयर इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड इज। एक्वायर्ड का मतलब होता है लेना, तो जो इन्फॉर्मेशन लेता है बच्चों उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। जैसे कि हमारी न्यूरॉन अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर कुछ ऐसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, दीज आर कॉल्ड द डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं एंड देन ये ट्रांसफ़र करते हैं टू द एक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो ऐसा हार्मोन जो लीव्स की विल्टिंग कराता है या फिर उसको येलोइश करवाता है ताकि वो फॉल ऑफ हो जाए, गिर जाए, उसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड बच्चों सेनेसेंस में हेल्प करता है यानी कि ओल्ड एजिंग करवाता है। ठीक है, ताकि प्लांट्स में जो लीफ है वो येलोइश होकर ब्राउन होकर वो अपने आप फॉल ऑफ हो जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। मान लो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, पोल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज, टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट डेंटिस्ट यूज। तो अगर हमें दांत की बड़ी इमेज देखनी है तो डेंटिस्ट क्या यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द इमेज फॉर्म इनसाइड द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई पे इमेज रेटिना पर बनती है। In a triangular glass prism, the emergent ray bends at the angle of direction and incident ray, the angle is represented by। तो इसका आंसर होगा बच्चों डी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन।
नेक्स्ट हमसे पूछा है द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज इक्वल टू, बच्चों जो नॉर्मल आई का पॉइंट्स होते हैं दैट इज़ नियर पॉइंट होता है बच्चों 25 और फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, तो इसका आंसर होगा डी इन्फिनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गिवन ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा ग्रास, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ पहले ग्रास, देन ग्रास हॉपर, देन फ्रॉग, देन स्नेक। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इकोसिस्टम विच इज़ आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय द मैन इन द फॉलोइंग। हमें बताना है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा होता है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब जो हम बनाते हैं, है ना। तो डी, गार्डन हम बनाते हैं, ओशन तो पहले से है, फॉरेस्ट भी पहले से है, डेजर्ट भी पहले से है, तो हमने बनाया है गार्डन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गार्डन। नेक्स्ट है हमारे असर्शन रीज़न के क्वेश्चन। तो असर्शन में हमें गिवन है कि जो हमारा पीएच होता है ना माउथ का, जब हमारे टूथ डिके करते हैं तो उस टाइम 5.5 होता है। कम क्यों होता है, बिकॉज एसिडिक सब्सटेंस बैक्टीरियाज रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो इसीलिए 5.5। एंड द टूथ इनेमल यानी कि जो हमारी आउटर कवरिंग होती है ना टूथ की, वो किससे बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है, और एसिड की वजह से वो कोरोड करने लग जाती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स इन द माउथ। तो इसका रीज़न ये दिया हुआ है, बैक्टीरियाज एसिड रिलीज़ करते हैं और खाने को तोड़ते हैं, इसीलिए एसिड रिलीज होता है। सो बोथ द असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है इन द प्लांट्स द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स टू हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। उन्होंने बोला है कि जो हमारे स्टोमेटा होते हैं उनके अंदर गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सो दैट हमारी जो प्लांट्स की गैसेज होती हैं लाइक ऑक्सीजन एंड CO2 वो एक्सचेंज हो सके। बिल्कुल सही बात है। रीज़न क्या दिया हुआ है, द गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन वाटर कम्स इन एंड क्लोज द स्टोमेटल पोर, सिमिलरली द पोर ओपन्स व्हेन द गार्ड सेल श्रिंक। तो जो ये रीज़न है ना ये गलत दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है शुगर लेवल इन द बॉडी आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। तो ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। एड्रेनल ग्लैंड जो होते हैं ना बच्चों, वो एड्रेनलिन सिक्रेट करते हैं विच इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। जबकि शुगर लेवल को कौन मेंटेन करता है, पैनक्रियाटिक हार्मोन, यानी कि जिसके अंदर इंसुलिन और ग्लूकेगॉन आता है, राइट। सो हमारे यहाँ पर ना पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स यानी पैनक्रियाज आना चाहिए था, तो दिस इज़ रॉन्ग। इफ़ द शुगर लेवल इज़ हाई मोर इंसुलिन इज सिक्रेटेड। तो ये बिल्कुल सही बात है, इंसुलिन जो होता है वो शुगर को कंट्रोल करता है, तो आर बिल्कुल करेक्ट है। सो ए इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 1 मीटर इज इक्वल टू -10 डायोप्टर, ठीक है। हमें बोला है कि जो कनकेव लेंस होते हैं ना उनकी जो पावर है वो -1.0 डायोप्टर है। बच्चों माइनस देखते ही बिल्कुल सही चीज़ है, कनकेव में हमेशा माइनस में ही आती है वैल्यू पावर की। रीज़न दिया है कनकेव लेंसेज ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉजेज मोर डाइवर्जेंस ऑफ लाइट एज कम्पेयर टू वन विद द लॉन्गर फोकल लेंथ। तो इसका जो रीज़न है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, गलत है। कैसे हम निकालते हैं पावर, P इज इक्वल्स टू 1/f से, ठीक है। तो रीज़न हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज़ ट्रू, आर इज़ ट्रू, दोनों ही सही स्टेटमेंट है, पर ये रीज़न सही नहीं है, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नाउ सेक्शन बी डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें बताना है ऑक्सीडाइजिंग एंड द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और सब्सटेंस भी बताने हैं। तो देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, इसका कॉपर गायब हो गया, इसका मतलब इसने अपना ऑक्सीजन किसी और को दे दिया। जो ऑक्सीजन देता है दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, CuO, राइट। अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसने क्या किया है, किसी और से ऑक्सीजन लिया है, तो इसका मतलब दिस इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है वो होता है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है ना, कैन यू सी, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। और रिड्यूसिंग सब्सटेंस क्या होते हैं, जो खुद रिड्यूस हो जाते हैं, खुद मतलब अपना ऑक्सीजन लूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर जिसने लूज़ किया है वो कौन है, कॉपर ऑक्साइड। तो आई होप आपको चारों चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, विच टू मेटल्स आर दी मोस्ट मेलिएबल। तो बच्चों मेलिएबिलिटी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स,
जब हम मेटल को थिन शीट में कवर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड मेलिबिलिटी। जैसे आपने एल्यूमिनियम को देखा होगा, एल्यूमिनियम जो है वो शीट्स की फॉर्म में होता है। डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर्स बनाना, ठीक है। तो मेटल्स को हम वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर। फिर हमसे पूछा है 2 मेटल्स आर दी मोस्ट मेल्यूएबल, सबसे ज़्यादा मेल्यूएबल कौन होता है? गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट है वाई कैल्शियम फ्लोट ऑन सरफेस व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, राइट इट्स केमिकल रिएक्शन। तो कैल्शियम जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट क्यों करता है? वो इसलिए क्योंकि जब हम कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ये जो हाइड्रोजन गैस है वो कैल्शियम के सरफेस पे स्टिक हो जाती है। अब कोई गैस पार्टिकल जो है वो अगर किसी मेटल के साथ अटैच हो जाता है तो होगा क्या? वो मेटल हल्का हो जाएगा, और कोई चीज़ अगर लाइट वेट हो गई तो वो फ्लोट करेगी सरफेस पे, राइट। सो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग। ऑक्सीजन एंड CO2 का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन जो है ना वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है, जो कि RBC में प्रेजेंट होती है। तो हीमोग्लोबिन की ना बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ वो जल्दी से कंबाइन हो जाती है। इसीलिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो पानी में बहुत जल्दी सॉल्यूबल होता है, मोर सॉल्यूबल होता है पानी के अंदर, तो वो डिज़ोल्व फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड पानी में सॉल्यूबल है, इसीलिए वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जबकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर फिर ट्रांसपोर्ट की जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेज एन एनिमल मसल हाउ डज इट मूव। जो हमारी नर्व इम्पल्सेस होते हैं, सिग्नल्स जो होते हैं, जब मसल्स के पास जाते हैं तो मसल्स कैसे मूव करती हैं? तो मसल्स मूव करती हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन से, राइट। जब मसल्स को इम्पल्स मिलता है तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, मसल्स के अंदर प्रोटीन होते हैं बच्चों, अगर आपको नाम बताऊं बड़े लेवल पे आपको सीखने को मिलेगा, एक्टिन एंड मायोसिन नाम के 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं मसल्स के अंदर, ठीक है। तो आप प्रोटीन लिख सकते हो। कुछ ऐसे स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो जब उनको इम्पल्स मिलता है तो वो अपनी अरेंजमेंट्स को ना, अपने शेप को चेंज करने लग जाते हैं, ठीक है, और वो एक शॉर्टर फॉर्म लेने की कोशिश करते हैं, कम कम जगह पे अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो मूवमेंट होती है। समझ आया? तो सारा खेल किसका है? प्रोटीन्स का, एक्टिन एंड मायोसिन का खेल है सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव लेंस। तो हमारे पास एक कनकेव लेंस है और एक ऑब्जेक्ट को हमने 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया, तो यहाँ से लेके जो यू दे रखा है दैट इज़ 30 सेंटीमीटर, एंड फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और यहाँ पर क्या इमेज बन रही है? वर्चुअल इमेज बन रही है, तो ठीक है, यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रही होगी, ठीक है। फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। हमें मैग्नीफिकेशन को फाइंड करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर u की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 30। अब क्योंकि u जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड पे है इसीलिए माइनस का साइन लगेगा, v जो है वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे है इसीलिए v भी क्या होगा? नेगेटिव, सो -10। और बच्चों मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u, ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर दो। सो v की वैल्यू है आपकी -10 और u की वैल्यू है -30। पुट करो और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1/3 या फिर 0.33। सो दिस इज़ द मैग्नीफिकेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हेन वी एंटर फ्रॉम ब्राइट लाइट टू अ रूम विद डिम लाइट वी आर नॉट एबल टू सी दी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। जब हम दिन से रात की तरफ आते हैं ना, कमरे की तरफ, अंधेरे वाले कमरे में आते हैं तो हमें ना कुछ दिखाई नहीं देता, बट आफ्टर सम टाइम हमें सब कुछ सही दिखाई देता है। तो क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल। समझ आया ना? आपकी आंखों में बिल्कुल बीच में देखना ब्लैक डॉट होता है ना, दैट इज़ प्यूपिल। तो जब आप धूप में जाते हो तो क्या होगा? आपकी प्यूपिल जो है ना वो बहुत छोटी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। और जब आप अचानक से अंधेरे वाले रूम में जाओगे तो आपकी प्यूपिल अभी भी छोटे हैं तो आपको ढंग से दिखाई नहीं देगा, पर धीरे धीरे आपका जो प्यूपिल है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा क्योंकि आप डार्क रूम में आ चुके हो, ठीक है। तो इसको चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है, प्यूपिल को अपने साइज़ को चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए जब हम धूप से डायरेक्टली अंधेरे वाले कमरे में आते हैं तो हमें ढंग से दिखाई नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिस्पर्जन, व्हाट इज़ ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन का मतलब होता है वाइट लाइट का स्प्लिट हो जाना, है ना, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन। तो रिजल्ट क्या है डिस्पर्जन का? तो देखो ये है हमारा प्रिज्म मान लो, ठीक है, ये है हमारी वाइट लाइट, और वाइट लाइट जब इसमें से ट्रांसपोर्ट होगी तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसे डेविएशन हो जाएगा, ये क्या बनेगा? 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है।
रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच. सो बेसिकली हमें ना क्या बताना है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके के होते हैं बच्चों. डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फर्स्ट इज़ योर थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकेंड इज़ फोटो डीकम्पोजिशन एंड द फोर्थ इज़ इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन. ऐसा डीकम्पोजिशन जिसके अंदर आपको हीट की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन. जिसमें लाइट की ज़रूरत होती है उसको कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन. जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन. राइट. अब ये सारी जितने भी मैंने रिएक्शंस दे रखे हैं ना, इन सभी को आपको लिखना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द केमिकल नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा. सो केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट. और केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3. राइट इट्स यूजेस. तो इसका यूज़ क्या होता है, अरे भाई ब्रेड बनाने में, केक्स, बिस्किट्स, है ना, ये सब की तरह. और पता है ये एंटासिड की तरह भी यूज़ किया जाता है. मतलब कि जैसे किसी को एसिडिटी हो गई तो हम बेकिंग सोडा दे सकते हैं. राइट. ओके. हाउ इज़ बेकिंग पाउडर मेड बाय यूजिंग इट. बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, तो अगर मैं बेकिंग सोडा के अंदर थोड़ा सा टार्टरिक एसिड मिला देती हूँ तो क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट्स का मतलब होता है फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट्स. अरे मैम ये क्या बोल दिया. अगर मैं कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिखती हूँ तो देखो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O. ये आपका कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है. ठीक है. इसके अंदर पानी होता है. तो यहाँ पर ये जो 5 लिखा है ना, ये फिक्स्ड है. दिस इज़ कॉल्ड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो एक क्रिस्टल के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. राइट. नेक्स्ट है गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वॉशिंग सोडा. तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था. वॉशिंग सोडा का क्या होता है, Ca2CO3 डॉट 10H2O. ठीक है. अब इसका सी पार्ट है राइट द केमिकल रिएक्शन टू शो द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम जिप्सम. जिप्सम से पीओपी बनाना है तो इसका क्या रिएक्शन होगा, ये सारा रिएक्शन लिखना है. ठीक है, ये वाला पूरा रिएक्शन. नेक्स्ट हमसे बोला है 3 डिफरेंसेस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स. तो आर्टरीज एंड वेन्स क्या होते हैं, आर्टरीज जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. पर आर्टरीज का एक एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन्स में पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. ये बच्चों एक्सेप्शन बताई मैंने. ठीक है. आर्टरीज़ के अंदर प्रेशर बहुत हाई होता है ब्लड का और वेन्स के अंदर प्रेशर कम होता है. ठीक है. आर्टरीज़ जो है वो अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है, बॉडी तक पहुंचाती है ब्लड को, और वेन्स जो है वो बॉडी से हार्ट तक पहुंचाती हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है Raghav went inside the kitchen where his mother was cooking food for dinner. He touched the pressure cooker accidentally and all of a sudden pulled back his hand. Trace the sequence of events. What have occurred in the action? What is its reaction known as? तो भाई राघव जो है ना वो किचन में जाता है, कुकर को टच कर लेता है. अब कुकर था भाई गरम तो उसने अपने हाथ को पीछे कर लिया. तो यहाँ पर है ना रिफ्लेक्स आर्क बनेगी, यानी कि सबसे पहले उसके हाथ जो हैं यानी सेंस करेंगे, स्किन जो है उसको सेंस करेगी, तो सेंसरी रिसेप्टर सबसे पहले एक्टिवेट हो जाएंगे. ठीक है. उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इन्फॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएगी. ठीक है. अब क्या होगा, रिले न्यूरॉन जो है ना वो इन्फॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन तक पहुंचा देगी. मोटर न्यूरॉन जो है ना वो हमारे ग्लैंड्स, हमारे इफेक्टर मसल्स जो है ना उनको कहेगी कि भाई अपने हाथ को पीछे कर लो. तो यहाँ पर पूरी रिफ्लेक्स आर्क आपको बनाकर आनी है. ठीक है. आपकी बुक में भी दे रखी है, वो वाली आप बना सकते हो. नेक्स्ट हमसे पूछा है स्टेट द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो बच्चों स्नेल्स लॉ बोलता है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन इज 1.50. फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन, और स्पीड हमें दे रखी है तो कैसे करेंगे. सो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला सबको पता है, NB इज इक्वल्स टू C/V, जहाँ पर C जो है दैट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन. तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5. C की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸. ठीक है. और V हमें निकालना है. इस V को बच्चों इधर ले जाओ और 1.5 को नीचे ले जाओ. ठीक है. सॉल्व कर देना, आपका आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ड्राइंग करनी है फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई करेक्शन. तो बच्चों ये सारे डायग्राम्स आप बना देना फटाफट से. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू पेस्टिसाइड यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड एंटर एंड एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी.
तो इसमें आपको लिख के आना है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन के बारे में। पढ़ा था ना बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कि हर एक लेवल पे जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है ना वो एक्यूमुलेट होता जाता है। सो प्रोसेस का नाम होगा बच्चों बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख के आनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेटल दैट हैज़ लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। सो लो डेंसिटी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। मेटल दैट मेल्ट्स एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कौन मेल्ट करता है? गैलियम एंड सीजियम। सो गैलियम एंड सीजियम। नेक्स्ट है नॉन मेटल दैट इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन। तो कंबशन प्रोसेस में हम हीट रिलीज़ करते हैं, है ना, तो बेसिकली हमें क्या चाहिए होगा आग जलाने के लिए? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट पे जो नॉन मेटल होता है दैट इज़ ब्रोमीन। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है? कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट इज द एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन दैट इज हार्डेस्ट, डायमंड। हार्डेस्ट कौन होता है? डायमंड। नेक्स्ट हमसे पूछा है कॉपर टर्निंग्स व्हेन एडेड टू जिंक सल्फेट सोल्यूशन सो नो केमिकल चेंज। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि जो हमने नेक्स्ट बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर टर्निंग्स व्हेन एडेड टू जिंक सल्फेट सोल्यूशन नो केमिकल चेंज, कोई केमिकल चेंज नहीं आता। तो इन्होंने बोला है कॉपर लिया, कॉपर को हमने जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज जो हमारा जिंक है वो मोस्ट रिएक्टिव है, कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये भाई इसको कैसे हिला देगा, ये तो इसको हटा ही नहीं पाएगा, है ना, तो रिएक्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड फेल्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स जो है सॉलिड स्टेट में कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, पर जब हम उनको पानी में मिला देते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही हम नमक को मान लो पानी में डालेंगे तो उसके आयंस बनेंगे Na+Cl नेगेटिव। होता है क्या है आयनिक कंपाउंड? जैसे मान लो NaCl ले लिया, ये NaCl है सॉलिड स्टेट में, जैसे ही पानी में डालोगे तो Na+ और Cl नेगेटिव आयंस बन जाएंगे, और अगर किसी में आयंस प्रेजेंट हैं तो बच्चों वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, नेक्स्ट है एल्कली कन्वर्ट्स रेड लिटमस टू ब्लू। एल्कली का मतलब होता है बेस, बेस सॉल्यूबल बेसिक मेटल ऑक्साइड। एल्कली जो है वो एक बेस है, और बेस का काम क्या होता है? वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू एक्टिविटीज़ विच आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का फंक्शन होता है टू मेंटेन द पोस्चर, पोस्चर को मेंटेन करना। हम जो चल पाते हैं, स्ट्रेटली बैठ पाते हैं, लेट पाते हैं, तो जितना भी पोस्चर से रिलेटेड काम होता है वो कौन हैंडल करता है? सेरिबेलम। नेक्स्ट है फोर ब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है वो थिंकिंग में हेल्प करता है। मेंशन एनी टू फंक्शन ऑफ द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का फंक्शन होता है टू रिसीव एंड इंटरप्रेट द नॉलेज, मतलब कि इन्फॉर्मेशन को लेना और फिर इसको इंटरप्रेट करना ताकि मेमोरी इंक्रीज़ हो सके। इसके अलावा आप लिख सकते हो कंट्रोल मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, यानी कि जो वॉलेंट्री मसल्स होती है, जैसे कि हम अपने हाथ को मूव कर पाते हैं, तो दीज आर दी वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स जो होती है वो वॉलेंट्री मसल्स होती है विच आर अंडर आवर कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी एंड एड्रिनल ग्लैंड। तो पिट्यूटरी सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन और एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इन सब के मेटाबॉलिज्म को, इन सब के रिएक्शन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ताकि हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि अगर थायरोक्सिन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर ये थायरोक्सिन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो हाइपर थायरोडिज्म होगा विच रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ वेट, वेट को लूज़ करवा देगा। ओके, नेक्स्ट पूछा है एज बॉयज़ एंड गर्ल्स अप्रोच प्यूबर्टी विच एंडोक्राइन ग्लैंड्स बिकम एक्टिव। कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं? नेम दी हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम, हार्मोन्स बताने हैं। तो जो एक्टिवेट होते हैं बॉयज़ के अंदर दैट इज़ टेस्टीज़, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड गर्ल्स में एक्टिवेट होते हैं दैट इज़ ओवरीज। ठीक है, टेस्टीज सिक्रीट करती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और ओवरीज सिक्रीट करती हैं ईस्ट्रोजन्स। राइट, नेक्स्ट है ड्रॉ रे डायग्राम्स फॉर द फॉलोइंग। तो इन दोनों पार्ट्स में ये वाले डायग्राम्स ड्रॉ करके आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 40, तो u की वैल्यू हो गई 40। अब क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाता है, इसीलिए f की वैल्यू नेगेटिव। यहाँ पर कनकेव लेंस है और फोकल लेंथ गिवन है 10, तो f की वैल्यू क्या होगी आपकी
+10। क्यों? क्योंकि जो आपका कन्वेक्स लेंस है ना, उसके अंदर फोकल लेंथ जो है वो इधर की साइड यानी कि राइट साइड पे पड़ती है। ओके, अब हमें बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस, यानी कि इमेज हमें निकालना है, इमेज डिस्टेंस कितना होगा। तो लेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, इसको साइड में लेके आएंगे तो 1/u। ठीक है, अब f की वैल्यू दे रखी है 10 और u की वैल्यू कितनी है -40। इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कनकेव लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो लेफ्ट साइड पे पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर r की वैल्यू क्या लेंगे हम, -30। ओके, क्वेश्चन में हमें इमेज डिस्टेंस भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर कनकेव लेंस है तो इमेज जो है वो लेफ्ट साइड पे बनेगी, इसीलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, हमें निकालना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि u निकालना है और साथ ही साथ निकालना है मैग्नीफिकेशन यानी कि m। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये सारी स्टेप आप फॉलो करना और ये सारी वैल्यूज़ को पुट करना एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमसे बोला है, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें ये वाला डायग्राम आपको बना के आना है। सो अब चलते हैं सेक्शन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर 37, स्टूडेंट्स इन द क्लास ब्रॉट वेरियस सैम्पल फॉर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ फाइंडिंग द पीएच ऑफ वैल्यू। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें बहुत सारे टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं और यहाँ पर ना बहुत सारे सब्सटेंस भी यूज़ किए गए हैं। ऑलराइट, हमें बताना है पीएच वैल्यू से रिलेटेड आंसर्स। सो विच ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स हैव द सैम्पल पीएच <7। तो <7 किसका किसका होगा, जो एसिडिक होंगे। तो इसका आंसर होगा HCl, इथेनॉइक एसिड, लेमन जूस, ACD। नेक्स्ट हमसे पूछा है विच टेस्ट ट्यूब हैव बेसिक सब्सटेंस। तो इसका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि BF। नेक्स्ट है, व्हेन स्टंग बाय द हनी बी विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज यूज्ड एज द रेमेडी एंड वाई। तो जब हनी बी स्टंग कर जाती है या फिर डंक मार देती है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि एक माइल्ड बेस होता है और ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड इन बी स्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा है, इफ़ द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब A एंड B आर एडेड एंड pH टेस्टेड व्हाट विल बी द रिजल्ट एंड वाई। तो अगर हम दोनों ही A और B टेस्ट ट्यूब को मिक्स कर देंगे तो A टेस्ट ट्यूब में बच्चों है HCl और दूसरे में है NaOH। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, HCl और NaOH को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, NaCl बनेगा और वाटर रिलीज़ होगा। ठीक है, वाटर रिलीज़ हो जाएगा। तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसीलिए pH क्या होगा बच्चों, pH हो जाएगा आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सुरभि वेंट टू द बॉटनिकल गार्डन विद द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ हर क्लास व्हाइल मूविंग अराउंड मैनी स्टूडेंट्स केयरफुली नोटेड डाउन देयर ऑब्जर्वेशन। सुरभि कंपाइल्ड द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट्स। तो वो लोग बॉटनिकल गार्डन गए हैं और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर द गैसियस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द प्लांट। तो प्लांट जो है ना वो रिलीज़ करता है बच्चों ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज द वेस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द फॉलिंग डाउन ऑफ लीफ इन प्लांट्स हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो जो पत्तियां गिरती हैं वो कैसे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती हैं। तो बेसिकली प्लांट वेस्ट जो है ना वो सारा के सारा लीव्स में आ जाता है और लीव्स जो होती हैं वो धीरे धीरे फॉल डाउन कर जाती हैं। तो अगर लीव्स फॉल हो गई तो इसका मतलब वेस्ट भी रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है, वाटर इज़ यूजफुल फॉर प्लांट। तो ये सही बात है। वाई इज़ इट रिमूव, पानी को क्यों रिमूव किया जाता है, ताकि जो एक्सेस पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाए। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, प्रोसेस का नाम है बच्चों ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट हमसे बोला है, कैन रूट्स ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो सही बात है, रूट्स भी एक्सक्रीशन करती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऋत्विक वेंट फॉर द मॉर्निंग वॉक विद हिज फादर ऑन संडे। संडे को वो लोग वॉक पे जाते हैं, दे कुड सी द ब्यूटीफुल सीनरी वगैरह देखते हैं, सनराइज देखते हैं। 2 मिनट पहले सनराइज हो जा रहा होता है। ऋत्विक वॉज स्ट्रक विद वंडर हाउ दिस वॉज पॉसिबल, ये कैसे होता है। तो विच फिनोमिना एक्सप्लेन द अर्ली सनराइज। तो बच्चों इसका आंसर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड टू द सन डिस्क at the time of sunrise or sunset. So sun disk shows apparent flattening due to atmospheric refraction. Atmospheric refraction की वजह से जो हमारा सन है ना वो पहले ही 2 मिनट पहले ही ऊपर की तरफ दिखता है, क्योंकि अपेरेंट पोजीशन होती है वो, उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप एक स्ट्रॉ को पानी के अंदर डालते हो तो आपको वो स्ट्रॉ टूटा हुआ नज़र आता है। जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा होता है ना, एक्स्ट्रा इमेज दिख रही होती है, दैट इज़ द अपेरेंट इमेज।
सिमिलरली सन की भी वो अपेरेंट इमेज होती है विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है वाई डज अर्ली सनराइज हैपन, ऐसा होता क्यों है, तो बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अपेरेंट पोजीशन जो होती है सन की, इट कम्स अबव द हॉरिजन, हॉरिजन से ऊपर आ जाती है, हॉरिजन से ऊपर क्योंकि ये आ जाती है इसीलिए हम सन को देख पाते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा है कैन अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स एट नाइट बी एक्सप्लेन बाय द सेम फिनोमिना, तो यस हम समझा सकते हैं बिकॉज स्टार से जो लाइट आती है ना उसको बहुत सारे लेयर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स हैं, टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, और सबका जो डेंसिटी है ना वो डिफरेंट है। तो जैसे जैसे लाइट रेज जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में आएंगी तो वो रिफ्रैक्ट होंगी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा उसके अंदर। तो जो स्टार की पोजीशन है ना वो उसकी जो अपेरेंट पोजीशन फॉर्म होगी बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वो ज़्यादा ऊंची होगी एज़ कंपैरिजन टू द रियल पोजीशन ऑफ द स्टार। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही ये वाला प्रोसेस भी होता है। ओके, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।